सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ रोज़ बाद बुलाया जाएगा और मुशावरत के बाद समरी सदर आरिफ अलवी को भिजवाई जाएगी। अगर सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। सियासी पंडितों का तज्जिया है कि हुकूमत ने अपने 5 रोज़ा इक़्तिदार को कम करके इंतखाबात को मज़ीद 1 महीना आगे बढ़ाने का इंतज़ाम किया है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इस सूरत में 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और अगर असम्बली क़ब्ल अज़ वक्त तहलील कर दी जाए तो फिर तहलील के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना आईनी तकाज़ा है। अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो फिर 9 नवंबर इंतखाबात का महीना, फिर नवंबर का जो महीना है वो इंतखाबात का महीना होगा। मगर इससे पहले निगरानों का फैसला होगा। निगरान सियासतदान बनेगा या मईशतदान, ये फैसला भी पीडीएम जमातें करेंगी। देखना यह भी है कि इंतखाबात किस मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। पहले हुकूमत का मौक़िफ़ था कि नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात मुमकिन नहीं, अब विफाकी वज़रा ने यू टर्न ले लिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरदमशुमारी से इंतखाबात का क्या काम। सच ये है कि इस मामले पर हुकूमती इत्तेहादी एक पेज पर नहीं। नून लीग भी पहली डिजिटल मरदमशुमारी से घबराई हुई लग रही है, जो नताइज ना शाया करने का फैसला कर रही है। इससे घबराहट की आखिर वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले असम्बली की तहलील का जायज़ा लेंगे। सईद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं, हमें ज्वाइन करें निसार खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब, क्या वाकई कोई फैसला हो गया है? क्योंकि हर तरफ ये खबर है कि 8 अगस्त को शायद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, या कम अज़ कम ये फैसला हुआ है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, वक्त पूरा नहीं किया जाएगा। देखें, बात सुने, असेंबली वैसे भी 12 अगस्त को या 13 अगस्त को उसका टाइम पूरा हुआ है, उसका टर्म पूरा हो जाएगा जी। उसमें थी ये 2 ऑप्शंस कि जी अगर 2-3 दिन पहले की जाती है डिज़ोल्व तो इलेक्शन 90 दिन में होंगे, और अगर पूरे टाइम के बाद डिज़ोल्व हो जाती है खुद से तो 60 दिन में होंगे। बेसिकली ये बात नहीं है कि अक्टूबर में है या नवंबर में। बेसिक बात ये है कि यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, टर्म पूरा करने के बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान को, अवाम को मौका मिलेगा कि वो अपने बुरे भले का फैसला करके वोट दें कि कल पाकिस्तान में एक और इलेक्टेड हुकूमत आए और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जी। ये हमारा इशू रहा है। इलेक्शन पीसफुल हों, ट्रांसपेरेंट हों और आज़ादाना तरीके से हो जाएं कि अवाम को मौका मिले और किसी को भी चुन के ले आ जाए। तो मैं इसमें कोई घबराहट नहीं है मुझे महसूस हो रही कि जी अक्टूबर में नहीं हो रही तो नवंबर में हो रही है। इसमें मैं समझता हूँ पढ़ना नहीं चाहिए। बेसिक बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली ये ख़त्म हो रही है, यहाँ की आज की हुकूमत पीडीएम की जो हुकूमत है वो नहीं रहेगी और केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। केयर टेकर में कोई भी आ सकता है, कोई जज भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, सियासतदान भी हो सकता है। क्या आपको याद नहीं है कि गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई एक दफ़ा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे? आपको याद नहीं है बलकशेर मज़ारी साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे? मिराज खालिद साहब का याद नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने थे? ये 3-4 नाम तो मैं ले सकता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस थे और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। उनको करना क्या होता है? इलेक्शन कमीशन की मदद, इलेक्शन कमीशन की मदद करके इलेक्शन करवाना। बाकी तो उनके डे टू डे काम होते हैं, जो डे टू डे काम चलते हैं। जब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस कर देती है तो तरक्याती काम भी रुक जाते हैं। तो ये बात सीधी सी है कि अब आपको असेंबली ख़त्म होगी, सही डिज़ोल्व हो या ख़त्म हो जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि वो शेड्यूल कब अनाउंस करती है। अब शेड्यूल जब अनाउंस करेगी तो फिर चला जाएगा मामला इलेक्शन कैंपेन में। नॉमिनेशन पेपर भरे जाएंगे, स्क्रूटनी होगी, कैंपेन होगी, किसी की रिजेक्शन होगी, किसी का अप्रूवल होगा, ये बातें होगी। नॉर्मल सिचुएशन है। अब इस नॉर्मल सिचुएशन में इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ इलेक्शन को वेलकम करना चाहिए जी। निसार साहब, इस पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट था वो यही था कि कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, बेशक वो 1 दिन हो, 3 महीने हो, 1 साल हो। तो वही प्रिंसिपल रिपीट हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा चाहती क्यों है हुकूमत के केयर टेकर सेटअप को 1 महीना मज़ीद मिले, बग़ैर इंतज़ामी मामलात को अगर हम साइड पर रख दें? इसके अलावा भी कोई पर्पज़ है इसका?
ओ साहब जी, मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, जी जी। खोड़ साहब, आपके अलावा कोई और कोई गेस्ट नहीं है। हाँ, मुझसे देखें, बात सुने, मुझसे अगर आप बात कर रहे हैं तो मेहरबानी करके की बात मुझसे न करें। तहरीक उसने इंसाफ की हमेशा की है अवाम सर। की है बेइज्जती, पहले अवाम की बेइज्जती की है, अवाम की। ये इलेक्टेड मेंबरान जो हैं वो अवाम इलेक्ट करते हैं। पहले उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर पंजाब में चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलाने के 3 दिन बाद डिसॉल्व कर ली, फिर केपी की डिसॉल्व कर ली। वहां तो कॉन्फिडेंस का मसला भी नहीं था, वो 1.5 साल पहले था। हम कह रहे थे चलो हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को बेहतरी में ले आए। अगर हमने टर्म पूरा किया तो दुनिया को दिखा सकते हैं कि बाबा अगर अवाम वोट देते हैं तो वो 5 साल पूरा कर लेती है असेंबली। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 23, ये पाकिस्तान की अच्छाई है। इस सिस्टम को मजबूत करने का तरीका है ये, कि हम उनको बता सकेंगे ये भाई फुल टर्म हो सकती है और कोई साजिश नहीं होगी, हम असेंबलियों को बहाल रख सकते हैं और चला सकते हैं और मुल्क भी चल सकता है। ये आपने सही कि मेरे से बात ना करें। चले, पाकिस्तान की तारीख में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इतने साल गुजर गए और शुक्र है जी मार्शल लॉ नहीं लगा और ये एक और इलेक्शन होने जा रहा है। मगर जो आपने बात की गैर जानिबदार होने की, मैं वही तो जी जी खोड़ साहब, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है केपी में, उसको शदीद एतराज़ात हैं कि जो केयरटेकर सेटअप आया है खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, तमाम को सिवाय फजलुर रहमान साहब की जमात के, जो आपने फरमाया कि तरक्याती काम या दीगर काम वो हम पंजाब में भी होते देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ हो रहा है और एतराज़ पीपल्स पार्टी का आ रहा है। ये ना हो कि केयरटेकर सेटअप कोई आता है तो उसके बाद फिर यही हो रहा हो कि जी ये क्या हो गया, ये तो उसका बंदा है, काबीना में 3 उसके हैं, 3 उसके हैं। देखें भाई, हम सब यहाँ के रहने वाले हैं, ये सियासी पार्टियाँ भी हैं तो दूसरी अवाम भी है, टेक्नोक्रेट भी हैं, जज भी हैं। अब जब इलेक्टेड होते हैं तो क्या सियासी पार्टियों के लोग नहीं होते वो, कि हम बैठ के कहें कि जी अनइलेक्टेड में सियासी पार्टियों से कनेक्शन रखने वाले वजीर हो गए, उनको इलेक्शन में लड़ने की नहीं है इजाज़त। जो केयरटेकर में आएगा वो खुद से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यानी उसका अपना मकसद हल नहीं होगा कि मिनिस्टर बन के और इलेक्शन लड़े। जो भी मिनिस्टर बनेगा उसको इलेक्शन से हाथ धोना पड़ेगा, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, चाहे सूबे हो चाहे मरकज हो, तो वो काम करेंगे और होगा। आज अगर जो पंजाब असेंबली में चल रही है केयरटेकर हुकूमत, उनको भी इजाज़त नहीं है कि कल वो इलेक्शन में खड़े हो सके। ये मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन तरमीम क्या करती है कि उसका बेटा भी खड़ा हो सकता है कि नहीं खड़ा हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो अनाउंस करे, उसके कदो-खाल बताए। निसार साहब, पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसके बारे में ये कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तो उस हुकूमत की भी तब्दीली पीपल्स पार्टी चाहती है। क्या ऐसा है या आप चाहेंगे कि वही कंटिन्यू करें मोहसिन नकवी साहब? भाई, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बीच में तब्दील मेरी समझ के मुताबिक नहीं होता। एक दफ़ा बन गया जिसको 3 महीने के लिए बनना है और वो बन गया, उसको फिर बीच में से चेंज करने की बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं इस पर कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन ये मैंने कहीं कभी प्रैक्टिस नहीं हुई पाकिस्तान में ऐसी कि जी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर 1 महीने के बाद चेंज हो जाए। ये मैंने देखा नहीं है, ना मैंने सुना है, ना मैंने किया है। रही बात केयरटेकर जो हैं वो हैं, असेंबली टूट रही है, हुकूमत जा रही है, इलेक्शन हो रहा है। मुझे सिर्फ इन बातों पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए खोड़ा साहब के बिलावल साहब का तो कह दिया वज़ीर आला सिंध ने भी कि जी वो शायद 4 माह उन्होंने कहा, कम से कम ये कहा जी 2023 में उनको वज़ीर आज़म देख रहे हैं, वो बनेंगे। लेकिन आसफा भुट्टो साहिबा का कहा जा रहा है क्या वो वज़ीर आला सिंध की कैंडिडेट हो सकती हैं? जो इलेक्टेड मेंबर असेंबली में पहुंचता है, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो चाहे प्रोविंशियल असेंबली में हो, वो पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हैं। ये पार्टी बेस्ड है, पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, उसमें पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होती हैं, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप पार्टी की लीडरशिप होती है, हायरार्की होती है। वो फैसला अगर करती है आसफा साहिबा का, हो सकती है। लेकिन इसका मतलब बिलावल के हद तक फैसला हो चुका है। अभी तो इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई। नहीं, लेकिन बिलावल साहब की हद तक तो फैसला हो चुका है। अभी खड़ी नहीं हुई बाबा, खड़ी नहीं हुई तो मैं क्या बोलूं आपको। पहले सर वज़ीर आला सिंध साहब कह मैंने कब कहा कि फैसला हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, बिलावल साहब का अर्ज कर रहा हूं। सॉरी,
क्या कह रहे हो? वो जी वज़ीर आला सिंध जो क्या कहा है है उन्होंने? जी वो कह रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म होंगे, और वो कह रहे हैं जी 4 महीने बाद या 2023 के इलेक्शन के बाद बिलावल वज़ीर आज़म होंगे। ये वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा है, मुराद अली शाह साहब ने। 4 महीने के बाद बिलावल क्या? वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आज़म। मैं समझा नहीं आप। तो ठीक है, कह सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपने लीडर को क्यों नहीं कहें कि जी अल्लाह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा? क्यों नहीं कहेंगे? ठीक, हम क्यों नहीं कह सकते? अपने लीडर के लिए ये ख्वाहिश क्यों नहीं रख सकते? आप मुझे कैसे रोक सकते हैं कि आप ये अपनी नहीं बोले, ना बोले? क्यों नहीं बोले? जी अच्छा, आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि जी भुट्टो ना बोलो? आप ये कैसे सकते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म, बिलावल वज़ीर आज़म? बेनज़ीर साहबा के लिए भी नारे लगते थे, बिलावल के लिए भी नारे रखते हैं, तो आप कैसे मुझे रोक सकती है? मेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं कहूँगा। ठीक, इसीलिए आसफा साहबा का भी हम पूछ रहे थे ना, वो आप कह रहे थे कि जी जब वो इलेक्ट होंगे तो फिर तभी, लेकिन बिलावल साहब के वाले से पार्टी चाहती है, लेकिन इसका मतलब है कि आसफा साहबा का जब फैसला तब होगा जब वो इलेक्शन लड़कर आएंगी, उनका अभी नहीं हम कह सकते। बाबा देखें, इस वक्त बिलावल साहब इलेक्शन लड़े हैं और अगली इलेक्शन में वो कहीं ना कहीं से कैंडिडेट होंगे, और वो पार्टी के चेयरमैन हैं। वो पार्टी के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन के लिए मैं ख्वाहिश रखता हूं कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी इतना जीत जाए कि वो वज़ीर आज़म बन सके। ओके, आसफा बीबी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, हमें अपनी प्यारी है, बेटी है। वो अगर कहीं से इलेक्शन लड़ती है तो पहले देखना पड़ेगा, वो इन्हें की इलेक्शन लड़ती है, सूबे की इलेक्शन लड़ती है, जी जी, पहले तो इसका फैसला होगा, फैसला करने के बाद दूसरी चीजें होंगी। ठीक, अभी बिलावल साहब ने भी तो यही कहा ना कि मेरे इलेक्शन में खड़े होने न खड़े होने का फैसला पार्टी करेगी। जी जी, अच्छा अभी सर, कहा था ना चंद दिन पहले। जी जी, तो ये पार्टी का सिस्टम होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अब एप्लीकेशंस मंगाते हैं। अच्छा अब ये भी समझ नहीं आ रही मर्दमशुमारी के हवाले से, पहले हमने सुना था कि जी इसलिए अब पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सकते, वुज़रा ने कहा कि जी अभी पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे, हम नई मर्दमशुमारी की तरफ जा रहे हैं, तो नए इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे। पहले हम दिखा देते हैं कि उस वक्त मौजूदा वफाकी वज़रा जिनमें खुर्रम दस्तगीर साहब और एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, बाकी भी राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, वो क्या कहते थे। निसार घोड़े साहब, ये एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा सिंध का मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा जी सूबा सिंध का मौक़िफ़ है कि जी नई मर्दमशुमारी होगी तब इलेक्शन होंगे, उन्होंने तो आप पर डाल दिया। तो अब MKM चीख रही है कि जी ये मर्दमशुमारी के बगैर, नई हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हम उन्होंने देंगे। जवाब सुन लें, मेरा जवाब सुन लें, मेरा जवाब सुन लें। 2017 में मर्दमशुमारी हुई थी, 2017 में शायद मर्दमशुमारी हुई थी, जिस पर सिंध को एतराज़ था कि उनको कम गिना गया है। फिर ये पार्लिमानी लीडर्स बैठे और उन्होंने कहा जी अब 2018 में इलेक्शन आने हैं और इस वक्त वो लिस्ट जो है वो फाइनल हो नहीं सकती, इसलिए उस वक्त वन टाइम इजाज़त दी गई थी कि जी उस मर्दमशुमारी पर इलेक्शन करा लो। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जी वन टाइम। वो इलेक्शन हो गए, उसके बाद ये जो आगे की इलेक्शंस होती हैं, कहीं बाय इलेक्शंस होती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, ये सब भी उसी तरह से होता रहा। ने अपनी वजारतों और कैबिनेट में ये कहा कि जी ये पहले की जो रिज़ल्ट है वो मुतनाज़ा है, लेकिन हम इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से फाइनल करार दे देते हैं। उन्होंने बुलडोज कर दिया। बुलडोज करने के बाद सिंध को या सारे पाकिस्तान को ये आसरा दिया कि जी हम 5 साल के बाद नई मर्दमशुमारी करा लेंगे। मेरा तेरा फैसला नहीं था, ये पिछली हुकूमत का फैसला था जो उन्होंने हम पर सादिर किया और अरबों रुपए खर्च हुए। अच्छा, 5 साल में वैसे मर्दमशुमारी नहीं होती, लेकिन क्योंकि सिंध ने एतराज़ किया था कि जी हमें कम गिना गया है, और हमने ये भी कहा था तुम्हें मैं इजाज़त देते हैं 5% रैंडम चेक कर लो और उसके बाद तुम कर दो। वो नहीं करवाया, ने वो रैंडम चेक नहीं करवाया और जैसी की तैसी जो भी रिजल्ट थी उसको फाइनल करके करार दे दिया, जो नहीं नाजायज़ था, गलत था, लेकिन हमें लॉलीपॉप दे दिया कि जी नई मर्दमशुमारी कराएंगे, डिजिटल कराएंगे, नई हल्का बंदियाँ होंगी, नए इलेक्शन होंगे। उस बुनियाद पर ये किया धरा मेरा नहीं है जी नहीं सर, अब तो ये हो किया गया धरा की बात का है जी। ठीक खोड़ा साहब, अब बात सुने हमने सिर्फ उस पर अमल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि रिजल्ट आएंगे अप्रैल में,
लेकिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने टाइम बढ़ाया। टाइम बढ़ाने की डिमांड करते करते ये 15 मई तक जाके चला गया, 1 महीना उसमें लेट हो गया। अब 24 या 26 करोड़ लोग, उनका नाम रजिस्टर करना, ये करना, वो करना होना तो चाहिए, क्योंकि बाबा डिजिटल था, डिजिटल में यूं हो सकता था। लेकिन अगर उसको अप्रूव काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट करती है तो फिर बात बनती है कि जी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा, ये इलेक्शन कमीशन बताएगी। अच्छा, अब ये मरहला आया नहीं, इसलिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे चल रही हैं बातें। हमने सीधी सी बात कही थी, उस वक्त कहा था कि जी पंजाब की अगर पुरानी में कर लें और कल को हमारी नई मरदमशुमारी पूरी हो जाए तो बाकी मादा मुल्क में नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो। ये नहीं हो सकता। हमने इस बात को भी रखा था, हमने कहा था इसको, शदोमत से कहा था कि बाबा 2 सूबों में पुरानी और बाकी। मुझे चूंकि न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नहीं, अब लग रहा है कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे, चंद पार्टीज़ को चाहे एतराज़ हो। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नई तब्दीली आई है वो तब्दीली भी तब्दील हो गई है। अब ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बदल जाती हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। बड़ी तेज़ी से तब्दीली, पार्टी में तब्दीली आई। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से परवेज़ खटक साहब सामने आए, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ वजाहतों का, और अब तो परवेज़ खटक साहब के बेटे ने कह दिया है कि जो लिस्ट सामने आई थी उसमें जितने भी लोग थे वो लिस्ट ही गलत है। तो अभी तक नहीं पता कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, और परवेज़ खटक साहब इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिद्दीक, एक बात तय है कि ये कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ मुख्तलिफ नहीं हो सका। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और कल जो पार्टी अनाउंस हुई है, इनमें से अगर आप इनका मुआवजा करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बहुत बेहतर है इनसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर है कि उनमें कम अज़ कम ये नहीं हुआ कि पार्टी बनने के जो है वो 15 मिनट बाद ही विकटें गिरना शुरू हो गई हों और तरदीदें सामने आने लग गई हों। वहाँ पर तो ये हुआ था कि कोई 7, 8, 10 रोज़ बाद ये ज़रूर हुआ कि एक पार्टी के रहनुमा ने ये कहा कि जनाब मैं तो अभी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, और उसके बाद उसने 6-7 और नाम लिए कि ये भी पता नहीं है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि कोई किसी का पता चला कि वो फौत हो चुके हैं, किसी का पता चला उन्हें पता ही नहीं है, कोई कह रहा है कि मैं तो खुद आया नहीं था, मैं तो लाया गया था। तो ये तो बड़ी बुरी तरह से पिटी है। और मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूँ कि कल जिस तरह से ये नई पार्टी पिटी है, अब मुझे कम अज़ कम आगे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस में डिले होगा? अभी निसार खोड़ो साहब हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, तो वो तो कह रहे थे कि बस इलेक्शन हो रहे हैं, आप इस पर शुक्र अदा करें कि इलेक्शन हो रहे हैं, वरना इस मुल्क में ये बहुत बड़ी बात है, तहलील हो जैसे भी हो लेकिन इलेक्शन तो होंगे। वो तो देख रहे थे अपने टाइम पर होंगे, टाइम से मुराद ये नहीं चाहे अक्टूबर या नवंबर। देखिए, वो उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे है उनकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार के साथ वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। वो तो कहेंगे इलेक्शन हो, वो तो कहेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दें। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ये चाहेगी, लेकिन मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है। अब तो नून लीग भी ज़रा परेशान नज़र आती है। नून लीग को भी खदशात शुरू हो गए हैं। नून लीग को भी लगता है कि गो के नून लीग के अंदर जो जिनको इस बात का इदराक है, जो अवामी इस वक्त जो भी आवाम की में जो भी पॉपुलैरिटी किसकी है क्या है, वो जिनको इस बात का एहसास और इदराक है, वो तो कहते हैं कि अच्छा है कि 1.5 साल इलेक्शन ना हो नून लीग के अंदर। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हवाओं का रुख हमारे साथ है, तो इस हवा के रुख के साथ हमारी जो कामयाबी हो जाएगी सिर्फ उस हवा के रुख के साथ। तो जो सेंसिबल हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, 1.5 साल इलेक्शन ना हो, यही हमारे फ़ायदे में है। अच्छा। और लेकिन पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है फ़ौरन इलेक्शन चाहती है। लेकिन कल जिस तरह से इनकी परवेज़ खटक साहब की पार्टी पिटी है ना, मुझे अब इलेक्शन होते हुए नज़र कम अज़ कम नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, अगर कोई IMF का कोई IMF की कोई कंडीशन है, उसकी वजह से मजबूरन हमें कराने पड़े, या कोई बैरूनी ऐसा दबाव हो जिसकी वजह से हमें कराने पड़ जाए तो कराने पड़ जाएं। वरना आप ये देखें कि मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें सामने आएगा और वो कहेगा कि नई मरदमशुमारी क्योंकि हो चुकी है और हमें हल्का बंदियाँ करनी है। क्योंकि आप पहले भी देखें, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये कासिम सूरी साहब की रूलिंग वाला मामला था, तो आप पूछें कोर्ट रूम के अंदर जितने लोग मौजूद थे, वो सब आपको बताएंगे कि इलेक्शन ही अनाउंस होने जा रहे थे। और वो आपको, बल्कि आप बाकी छोड़ें, जो फारूक इनायत साहब हैं, जब वो कोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं।
मोहम्मद जुबैर साहब ने एक टीवी चैनल पे कहा कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और पीडीएम का कोई रहनुमा कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था फैसला सुनने के लिए। सबको ही नजर आ रहा था कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, कि रूलिंग कल अदम। लेकिन क्योंकि अब असम्बली सदर ने भी तहलील कर दी है, असम्बली तहलील कर दी है और वो सारी मामलात अब जाएं और इलेक्शन में जाएं। लेकिन हुआ क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो बयान कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये कब का बयान था? ये अप्रैल में वो कह रहे थे अक्टूबर तक नहीं करवा सकते, अक्टूबर 2021 नहीं सॉरी 22। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी। अब आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 7-8 में इलेक्शन नहीं हो सकते, और इलेक्शन कमीशन की कही गई बात पर जी काजी फाइजा साहब भी कहेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे? कोई मसला नहीं। बहाने तो कई हो सकते हैं, या ये वजूहात कह लें, वो मर्दमशुमारी भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। पीछे भी हमने प्रेसिडेंट देखा। मुज़म्मिल, आपने ये बात की थी कि इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है उसमें कुछ लोग एक तरफ हैं और फैसला साज जो है वो दूसरी तरफ, तो वो मामला भी नहीं हल हो रहा। तो इसमें बदएतमादी है ना, अदम एतमाद है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं से ये रास्ता निकल रहा है कि कहीं ये सारा मामला तवील हो सकता है, और ये जो पार्टियाँ टूटना और नहीं बनना, इलेक्टेबल्स, ये सारे को भी टाइम चाहिए। देखिए, इलेक्शन ना होने के हवाले से आदमी बात करना तो फ़िलहाल मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा वाज़ेह लगती है कि अगर होते हैं तो तहरीक इंसाफ एटलीस्ट मैदान में नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई ने मैदान में होना होता तो फिर इन रहनुमाओं को अलग पार्टियां बनाने के लिए और पकड़ धकड़ करने की ज़रूरत पेश ना आती। ये इसलिए पेश आ रही है कि उनको पता है कि उस प्लेटफॉर्म के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका मुस्तकबिल नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो ये इंडिया इसी बात का होता है कि कोई अगर बैकअप पे पार्टी होगी तो बच जाएंगे, सरवाइव कर लेंगे। अगर वो भी ना हुई तो फिर हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि बानी मुत्तहिदा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई सारी, उसके बाद जब MQM पाकिस्तान बनी तो MQM पाकिस्तान के लिए भी स्पेस नहीं थी। बेशक वो -1 कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो सारे पहले जुराइम रहे, जो पहले वायलेशंस रहीं कवानीन की, उनके साथ नाम जुड़ा रहा MQM का, और उनके लिए वो स्पेस नहीं बनी 2018 के इलेक्शन में, जो कि वैसे कराची में देखने को मिलती थी। तो वही प्रिंसिपल को आप अगर यहाँ अप्लाई कर दें कि ऑफेंस भी वायलेंस के हवाले से है, PTI के ऊपर जो एक्यूजेशन है किसी हद तक एविडेंट भी है जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही थी, और अब अगर -1 हो भी जाता है तो उसके बाद भी मुझे लगता है कोई कबूलियत नहीं है। और इसीलिए मैदान में ना होने के बायस जहांगीर तरीन साहब का अपना काफ़िला, परवेज़ खटक साहब का अपना काफ़िला ये बनाना पड़ गया। इसमें मुज़म्मिल, अगर हम पार्लियामेंटेरियन बनते देखें पीपल्स पार्टी में भी, काफ लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये नून लीग के साथ भी है, जबकि उनकी लीडरशिप भी बाहर चली जाती थी जी। लेकिन उसके बाद वो पार्टी का मामला उस तरह से रहता था। तो ये तो लीडर भी यहाँ पर है, पार्टी भी अभी आप देखें कि ज़ाहिर है डिसरे जरूर है, लेकिन वो किसी ना किसी सूरत में इंटैक्ट तो है। देखिए, मसला वोट बैंक वहीं का वहीं है। बिल्कुल, मसला एक ये है कि बाकी पार्टियों में हम मरूसियत पे हम तनकीद करते हैं, नेपोटिज्म पे, लेकिन उन पार्टियों को इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी हद तक मरूसियत नहीं सहारा इस तरह दिया कि अगर एक भाई बाहर चला गया दूसरे ने संभाल ली, वो भी चले गए, कलसूम नवाज साहिबा देखना शुरू हो गई मामलात को। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसा हुआ, असैसिनेशन हो गई 2 वज़राए आज़म की उनके, उसके बाद उनके जो जानशीन है वो उनकी फैमिली से ही मर्ज किए। इस पार्टी का मसला ये है कि जानशीन ही डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि सारी टसल इतनी ज़्यादा है कि जो उम्मीदवार है नंबर 2 का उसमें किसी का कंसेंसस है नहीं। तो यहाँ मरूसियत ना होना जो है वो उनके लिए ज़्यादा ज़हर कातिल साबित हो रहा है। और दूसरा, जिस तरह से बयानात ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब का मैंने देखा कि वो कह रहे थे मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से ले गए मुझे, कुछ कह रहे हैं हम जेल से सीधा ही। तो अगर इस तरह की, बिल्कुल इस तरह की अनाउंसमेंट्स हैं तो उनको कहना पड़ गया कि ये फेक लिस्ट थी, 2 दिन बाद हम नई लिस्ट जारी करेंगे। तो 2 दिन इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि परवेज़ खटक साहब के अलावा किसी का नाम है इसमें, या शायद वो ख़ुद भी दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि उनकी अपनी मजबूरी इस हद तक बन चुकी है, क्योंकि उनको इल्म है कि अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जहाँ तक निगरान वज़ीर आज़म का सवाल है तो उसका नाम अनाउंस होते साथ ही ये आइडिया हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो वोटर लिस्टें और सारा नई मरदमशुमारी के हवाले से अगर देखें तो उसका ऐलान दिसंबर में होना है। अच्छा, तो अगर दिसंबर में नई मरदमशुमारी को आपने फॉलो करना है तो दिसंबर तक तो वैसे ही वेट करना पड़ेगा आपको, और नई वोटर लिस्ट आएगी, हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद मजीद टाइम चाहिए। ये तो कम से कम मार्च तक निकल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी तो ये है। सदीक, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, और ज़ाहिर है इसमें चंबे की बात नहीं, यहाँ मुल्क में ये कुछ हो चुका है अभी हाल ही में 90 दिन में। हमने कहा देखे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो नहीं हुआ, तो बाकी तो बात छोड़ दें। लेकिन ये जो बात अब हो रही है, जिस तरह मुज़म्मिल ने भी की, सुहेल राइट साहब हों, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी टाइम इसलिए भी चाहिए कि शायद वो रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए,
जो सोचा जा रहा था, अगर तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरह हुई तो मौजूदा हुकूमत को बड़ी मुश्किलात होंगी, बड़े मसाइल होंगे। तो ये या तो आपको कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो अब तक नहीं बन सका। तो उसके लिए हम देख रहे हैं केसेस तो बहुत से हैं। जिस तरह आज अगर हम बात करें तोशाखाना केस, उसमें एक नई कंट्रोवर्सी आ गई कि वो जज साहब कहते हैं जी बिल्कुल वो फेसबुक अकाउंट मेरा है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी नफरत अंगेज़ या इस तरह की पोस्ट हैं, लेकिन वो पोस्ट मैंने नहीं की। ये भी एक नई कंट्रोवर्सी आ गई सामने। देखिए, ये बड़ा एक मसला हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। अब उन्होंने जब दरख्वास्त सुननी है तो जब जज साहब खुद मान रहे हैं कि उनका फेसबुक अकाउंट है लेकिन पोस्टर की नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखें ना, पहले आमिर फ़ारूक साहब क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बीमार थे और 7 दिन वो नहीं आए, फिर आमिर फ़ारूक साहब ने 2 दिन वो समाअत नहीं की, 9 दिन तो आमिर फ़ारूक साहब की बीमारी जो उन्होंने बताई कि मैं बीमार था इस वजह से मैं नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात अपनी जगह, तहरीक इंसाफ वाले तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे, उन्होंने पूरा टाइम दिया नीचे हुमायूं दिलावर साहब को। लेकिन ये ज़ाहिर है उनके इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जज साहब ने खुद जब कहा कि वो बीमार थे तो हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए कि वो वाकई बीमार थे। और उसके बाद फिर 2 दिन और समाअत नहीं हुई, तो 9 दिन बहुत होते हैं, 9 दिन नीचे मिल गए। अब उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो केस सुनूंगा, मेरी फेसबुक अकाउंट है लेकिन पोस्टर मेरी नहीं है। अब ये फैसला कौन करेगा कि पोस्टर उनकी थी या नहीं थी? तो अब एक तो ये मामला है, लेकिन ज़ाहिर है इस्लामाबाद कोर्ट में मामला है, आमिर फ़ारूक साहब ने डिसाइड करना है। लेकिन दूसरा ये देखें कि आज अभी मैं देख रहा था, यही निकाल रहा था जब आपने सवाल किया, ये उमर अयाद साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं इकॉनमी के, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था कि देखें ना मसला क्या है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 11 जुलाई को डॉलर का रेट था 278 रुपये और उसके बाद IMF बोर्ड की मंजूरी हो गई, तो हमें ये बताया गया कि अब डॉलर गया जनाब 220 रुपये पे, या वो इसाक डार साहब ने जो कहा था कि 180 रुपये पे ला के छोड़ूंगा डॉलर की ऐसी की तैसी। अगर इसको लाहौर लाड़काना कसूर, और वो जिस तरह शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, तो इसी तरह से इसाक डार साहब ने कहा कि इस डॉलर को गिरबान से पकड़ के मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम इसाक डार नहीं है, और इसको मैं 180 पे ना लाया तो मेरा नाम इसाक डार नहीं है। उसके बाद क्या होता है जनाब, हमने मुबारकबादें हर तरफ से, शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे मुबारकबादें दी जैसे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने कोई कश्मीर का मसला हल कर लिया, या को पता नहीं कोई अरबों डॉलर रुपए के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई है, और मिली वो हमें भीख, हमें कर्जा मिला, और मिला भी किन शराइत के ऊपर, जो IMF की शराइत थी जिसके लिए ज़िबा कर दिया गया आवाम को, उस पर मुबारकबादें ये दे रहे थे। और पता नहीं कितने लोगों के तो उन्होंने शुक्राने अदा कर दिए, फलाने का शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, जिनको इस IMF हुआ है। उसके बाद क्या होता है जनाब, IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 रुपया नीचे जाता है, फिर 1 रुपया फिर अगले दिन नीचे जाता है, उसके बाद फिर डॉलर बढ़ना शुरू होता है 277 रुपये पे, फिर 280 रुपये पे, और आज डॉलर चला गया 283 रुपये पे। 4 रुपये एक दिन में डॉलर बढ़ गया है। तो सर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, मामलात बैड गवर्नेंस बढ़ती चली जा रही है। और आटा में देखिए आवाम के क्या इश्यूज़ हैं, आवाम ने रोटी खानी है, उसके लिए आटा महंगा, बिजली की तो बात ही छोड़ देना, बिजली महंगी, बिजली की तो आप बात छोड़ दें, आप यकीन जाने अब बिजली तो एक आम आदमी क्या मुतवसत तबके की पहुंच से बाहर हो गई है। अब तो पंखे का भी मुश्किल से सोचा जाता है, AC वगैरह कूलर तो छोड़ दें आप, पंखा चलाते हुए भी लोग डरते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ कि लोग इतने खौफजदा हो गए हैं कि अब पता नहीं किस तरह के बिल आएंगे, क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमत बिजली की बढ़ गई और अभी गैस की और बढ़नी है, और जो बिल आएंगे वो तो आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे है। देखें उसामा गाजी साहब यही बात कर रहा हूँ ना, खाने के लिए आपको आटा चाहिए, अशाया ज़रूरत चाहिए, वो सब महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हैं, मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हैं, बिजली के बिल आप दे नहीं सकते, इलाज हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया है तकरीबन, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बाहर से आ नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर यही होगा, लोन के ऐप्स जो हैं या उससे आप कर्जे लेंगे और बाद में खुदकुशियाँ करेंगे, या आप यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में जो है वो हो जाएंगे, या जो लोग छलांगे मार के गाड़ियों के आगे आ रहे हैं वही करेंगे, और तो कोई हल नजर नहीं आता लोगों को। अच्छा, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, चाहे वो रास्ते में क्यों ना मारा जाए, उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो कहता है यार खुदकुशी तो चलो नहीं करूंगा ना, रास्ते में मारा जाऊंगा, ठीक है, जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा, इन परेशानियों से भी, और हराम मौत भी नहीं होगी खुदकुशी वाली। लेकिन ये हालात कर दिए गए, ये रियलिटी है, लेकिन हमने कहीं तो हल की तरफ जाना है। अब मुज़म्मिल बात यह है कि हल का जो आगाज़ है वो आइन से है, ये इस पर तो हम सबका इत्तेफाक है, तो उसमें इलेक्शंस हैं। अब अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो हम किस तरह समझेंगे कि अच्छा 6 महीने साल में हम स्टेबिलिटी ले आएंगे, और उस इस्तेहकाम की वजह से जो हमने माजी में ये बहाने कहें या सोच कहें, ये कोशिश कहें, ये फार्मूला कहें
फेल होते देखा है, लेकिन उससे हमने बेहतरी नहीं देखी। अब चीनी जो है वो तो लग्जरी बनती चली जा रही है। बिजली का हम सुनते थे, वो मिफ्ता इस्माइल साहब का बड़ा क्लिप आपने भी देखा होगा जी, 12 रुपए की मैं तो दे रहा हूँ जी, 12 हमें आया, हम सब चीन से दे गए। अब प्रैक्टिकली तो देखें तो 50 से ऊपर जा चुकी है, 30 रुपए तो वैसे यूनिट, और टैक्स डाल के तो 50 रुपए फी यूनिट ऊपर चला गया। बिल्कुल, देखें इसमें मसला यही है कि हम अपनी जो मुआशी ख़ुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी, वो लूज़ कर चुके हैं। और वो आज से नहीं, वो चंद साल पहले से हो चुका है कि बजट सारा IMF ने बनाना है और आपने सिर्फ सर झुकाना है। इसके तभी वो कहता है आइन पर अमल करो। बिल्कुल, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। अगर आपने अपनी सेल्फ रिलायंस क्रिएट ही नहीं की इकोनॉमिक रेलम के अंदर, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास बेल आउट के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अब आज गालिबन कोई 60-70 करोड़ डॉलर आए हैं एग्जिम बैंक ऑफ चाइना से, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि वापस भी कह रहे हो रहा है जी, बिल्कुल, तो वापस कहाँ से करने हैं ये इल्म किसी को नहीं है, क्योंकि आपको लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट चाहिए 9 माह के बाद। और ये भी इल्म नहीं है कि ये जो 3 अरब डॉलर का मुआहिदा हुआ ये भी मुकम्मल होता है या नहीं होता, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट की कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ये भी ना हुआ तो ये फंडिंग भी यहीं रुक जाएगी, इसको भी रोड ब्लॉक मिल जाएगा और इससे आगे क्या करना है उसका इल्म नहीं होगा। तो हमारी सारी मार्केट्स हों या सोसाइटी हो, एक तो पोलराइज्ड है और दूसरा ये है कि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ इल्म नहीं है कि 3 महीने बाद इसका आगाज़ कहाँ से होगा, लास्ट मिनट। उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के फैसला करना चाहिए कि अगर आप किसी से इनसिक्योर हैं तो ये तरीका नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वायलेट कर दें, क्योंकि जब भी वायलेट हुआ है तो हमने देखा है रिजल्ट यही निकला है कि एब्सोल्यूट केओस हुआ है उसके बाद में। अगर इलेक्शन डिले हुए तो आप और केओस देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट अबाउट इट। जनाब, इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।